Yes, we are live now. So, can I start, Devendu? Yes, please. Rituji, 2 minutes, just 2 minutes. We'll wait until the attendees, and then you can start that. Just Sure, 2 minutes. Natasha, just give me a cue. Yes, yes, sure. Yeah, Rituji, we can start. Students will keep joining. We have about 83, 85 participants per hour. Okay. Hello, everybody, and welcome to the Salam Bombay Foundation Media Exhibition. आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। तो 2002 में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने अपनी स्थापना की थी। तब हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो चैलेंजिंग परिस्थितियों में अंडर प्रिविलेज किड्स रहते हैं और झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं उनको स्कूल में रहने के लिए एम्पावर करना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना और बच्चों की लाइफ में एम्बिशन होना भी बहुत जरूरी है। इसी सोच के चलते सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी की स्थापना 2010 में हुई थी। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया एकेडमी जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स में भी बच्चों को निपुण करता है और मीडिया के रिलेटेड विभिन्न एस्पेक्ट्स और आयामों को बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता है। 2010 से लेकर अब तक लगभग 1600 स्टूडेंट्स ने हमारे इस 3 साल के मीडिया मॉड्यूल कोर्स और वर्कशॉप से मीडिया में अपने हुनर को और टैलेंट को बहुत उभारा है। 3 साल के ये कोर्स सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। 3 साल के कोर्स खत्म होने पर हमारी जो एल्यूमिनाई है वो हमारे ड्रीम लैब प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाती है। ड्रीम लैब प्रोजेक्ट जिसमें कि लर्न, अर्न और ग्रो के माध्यम से हम बच्चों को सशक्त बनाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें और प्रोजेक्ट्स दिलाएं ताकि ये प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार रहें। तो आज का हमारा जो ये सेशन है वो मीडिया और फिल्म मेकिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में है, जिसके लिए आज हमारे साथ पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और नामचीन हस्तियां हैं। तो अभी मैं स्वागत करूंगी हमारे गेस्ट का। हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं मिस्टर विजय वेंकट रमन जी। विजय जी जो है वो डायरेक्टर है ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन विद नेटफ्लिक्स। विजय जी ने अपनी ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया इन स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी विद लीडिंग एड एजेंसीज लाइक TBWA। विजय जी ने बहुत सी तमिल और हिंदी फिल्म्स में भी एज अ फिल्म एडिटर एंड पोस्ट प्रोड्यूसर काम किया है। Amazon इंडिया के पोस्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद अब ये नेटफ्लिक्स के पोस्ट प्रोडक्शन टीम को लीड कर रहे हैं। सेक्रेड गेम्स, दिल्ली क्राइम, बेताल, बुलबुल, ये सभी शोज के साथ विजय जी का नाम जुड़ा है। सो वेलकम टू द सेशन विजय जी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you very much, Rituji. हाँ जी। आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर स्टीफन मैस्केरनाज। ये है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिनेजेंस मीडिया VFX। He is also the former founding member of Prime Focus Academy. He has over 25 years of experience in media and entertainment industry. Stephen sir has been an integral part of setting up of Prime Focus and its academy. He has also won a national award for his contribution to a paper, STEM to STEAM. मैं आप लोगों को स्टीफन सर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। स्टीफन सर इज मल्टी टैलेंटेड। ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट,
एक शेफ, टीचर, बास्केटबॉल प्लेयर, साथ ही साथ ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है और ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे ये एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी है. सो वेलकम स्टीफन सर. Thank you. Thank you. हाँ जी. So Vijay ji, Stephen ji, it's actually a privilege to have both of you with us over here today. I am extremely sorry, आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपका बहुत ही लिमिटेड और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. If I've missed out on something important, please forgive me. Not at all. The honor is ours. Thank you. तो अभी मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारी एलुमनाई को, मिस सुजाता भद्री के, जो बच्चों के सारे सवाल आपसे पूछने वाली हैं. वेलकम सुजाता. हाय मैम, थैंक्स मैम, थैंक्स सर आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट आपका वक्त दिया, इसलिए थैंक यू सो मच. कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो मन में क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज. तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. हाँ सुजाता के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. सुजाता एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है, प्राइम फोकस एकेडमी में भी रह चुकी है और साथ ही मेरी कंपनी में भी काम कर चुकी है. वेरी टैलेंटेड. थैंक यू सर, थैंक यू. तो पहला क्वेश्चन मैं विजय सर से करना चाहूंगी. विजय सर, फिल्म प्रोजेक्ट में पोस्ट प्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस होता है? देखिए, अगर आप कोई भी टाइप ऑफ कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो एड फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, टीवी शो हो, जो भी है, वो उसके बनने में उसके तीन हिस्से होते हैं उसमें, जिससे वो बनते हैं. पहला हिस्सा है राइटिंग, जहाँ पे आप कहानी लिखते हैं और आपका स्क्रिप्ट लिखा जाता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है. अगर आपका स्क्रिप्ट ठीक नहीं है तो उसके बाद आप जो चाहे कर लो, आप एक अच्छी फिल्म, अच्छी कंटेंट नहीं बना पाएंगे. सो राइटिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. दूसरा हिस्सा है प्रोडक्शन, जहाँ पे वो स्क्रिप्ट को लेके आप उस पे कास्टिंग करते हैं, आप सेट बनाते हैं, आप कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं और फिर एक्टर्स को लेके आप जाके उसे शूट करते हैं. और शूट करने के बाद तीसरा हिस्सा आता है जो है पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे जो मटेरियल अभी आपने शूट किया है, जो आपने पेपर से लेके विजुअल में ट्रांसफॉर्म किया है, उसको जोड़ा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में. और वो जो जब उसे जोड़ते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं एडिटिंग. और फिर एडिट होने के बाद और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे कि साउंड डिजाइन होता है, विजुअल इफेक्ट्स होता है, कलर करेक्शन होता है. तो ये इन सब चीजों को पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं और फिर आपकी फिल्म बनती है. तो जब आप पूछते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, जस्ट लाइक राइटिंग एंड प्रोडक्शन, अगर पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है तो आपके पास फिल्म नहीं है. थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. इतना डिटेल में आपने हमें बताया, थैंक यू सर. अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन मैं स्टीफन सर आपसे पूछना चाहूंगी. फिल्म या वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? किस एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है? स्टीवन, आप म्यूट में हैं. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सॉरी. मैं मतलब मेरे इतने साल के तजुर्बे में मैंने इतने लोगों से मिला हूँ और मतलब बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था और मतलब ऐसे भी विद्यार्थी थे जो स्कूल कॉलेज कंप्लीट नहीं करके आज एडिटिंग की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हैं. और शायद विजय जी भी मेरे से इसमें सहमत होंगे कि इट इज़ नॉट रियली कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इट इज़ मोर पैशन ड्रिवन कि आप में कितना पैशन है इस इंडस्ट्री में आने का. आप मतलब आपको फिल्म मेकिंग की एक चाह होनी चाहिए, आपको फिल्मी दुनिया में होने की एक चाह होनी चाहिए और उसी चाह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप में ड्राइव है, पैशन है और आप में मेहनत करने की अगर मतलब क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में. और इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी मतलब एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपका बैचलर्स डिग्री हो या कुछ भी हो,
अगर आप चाहते हैं एडिटर बनना तो आपको सिर्फ एक टेक्निकल स्किल हासिल करना होता है, जो कि वीडियो एडिटिंग होता है। एक बार आपने वो वीडियो एडिटिंग सीख लिया, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन के कई पहलू होते हैं, वीडियो एडिटिंग एक होता है, वीएफएक्स होता है, साउंड डिजाइन होता है। तो इसमें काफी, और पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री काफी बड़ी भी है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप एक स्किल से भी शुरू करते हैं, जैसे मैंने शुरू किया, मतलब मैं तो, मतलब मैं सबसे एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने शुरू किया था बावर्ची से, फिर थिएटर में गया, एक्टिंग भी की मैंने, फिर मैंने स्पोर्ट्स में भी काम किया, एज स्पोर्ट्स कमेंटेटर, और फिर मैं आया इस इंडस्ट्री में, फिर मैंने एनिमेशन में काम किया थोड़ा बहुत। एनिमेशन से फिर मैं आया प्राइम फोकस में, और प्राइम फोकस में भी बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मैंने बीएफएक्स सीखा वगैरह वगैरह। और साथ में सीखते सीखते ही आगे बढ़ा हूँ। तो मेरा सिर्फ आप जैसे बच्चों से एक ही कहना, और मैं आप लोगों से भी यही कहते रहता हूँ कि एक बार आपने जो शुरू किया है इस इंडस्ट्री में, एक पहला कदम रखा है, पहली चीज है कि आपको इसमें एक, जैसे मैंने कहा, पैशन बहुत जरूरी है इसमें आने का, क्योंकि इसमें तकलीफें बहुत आती हैं, और हर जॉब में आती है, हर जगह पे आती है। बेसिक स्किल्स आपके जो हैं, जैसे अगर आप वीएफएक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप रोटो सीखिए, पेंट सीखिए, कंपोजिटिंग सीखिए, और धीरे धीरे से फिर अपने एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाते जाते आप अपना करियर बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में जैसे मैंने कहा कि अगर आप बेसिक कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे आपने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वीडियो भी सीखे, वीडियो एडिट कैसे करना है, ऑफलाइन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है उसमें, और किस तरीके से फुटेज आती है शूट करके, और फिर स्टोरी टेलिंग जिसका बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर बन सकता है। तो और ये सब आप एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फिक्स स्कूल नहीं है। स्कूल जो है सिर्फ आपको थोड़े बहुत टूल सिखाएगा, उसके बाद जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जाके, अभी आज तो आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल पे आप फिल्म शूट कीजिए, उसको आप एक एडिट सॉफ्टवेयर पे डाल दीजिए, और किस तरीके से आप उस फिल्म को एडिट करते हैं, कैसे अपनी स्टोरी बताते हैं। जैसे विजय जी ने कहा कि आपकी स्टोरी बहुत मायने रखती है, आपका अगर स्क्रिप्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, फिर आप फिल्म को कैसे भी शूट करेंगे और अपनी स्टोरी को आप बता सकते हैं। सो दीज आर फ्यू स्किल्स दैट यू नीड, जहाँ पे आप शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं। उसमें मतलब पढ़ा इतना भी, मतलब कोई डिग्री हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके भी वापस आ गए हैं और फिर एडिटिंग फिर से शुरू किया है, क्योंकि उन्हें एडिट करना था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आज एकदम नामचीन एडिटर भी बन चुके हैं। सो देयर इज नो लिमिटेशंस टू एनीवन कमिंग इनटू द पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, विजय, व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक? डू यू एग्री विथ मी? 100%। यू नो, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे साथ काम करने के लिए किसी को कौन सी डिग्री की जरूरत है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं डिग्रियों को नौकरी नहीं देता, मैं लोगों को नौकरी देता हूँ। ग्रेट तो ग्रेट। आप ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सीख सकते हैं। मैं उसे एजुकेशन नहीं बोलूंगा, आई विल यूज द टर्म लर्निंग। और आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं, और अगर आप में इंटरेस्ट है सीखने के लिए, देन स्काई इज द लिमिट। बहुत अच्छी चीज बताई सर आपने कि एक्चुअली एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी होता है। थैंक्स सर। अभी हम अपने अगले सवाल के पास जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में विजय सर आपसे ही करूंगी कि वीडियो एडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सॉरी, आई थिंक वी लॉस्ट। सुजाता, आपका सवाल पूछेंगे वापस से? ओके, वीडियो एडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? श्योर। देखिए, वीडियो एडिटिंग में काम करने के लिए आपको 4 चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। उसमें पहला चीज है सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। अब ये सबसे इजीएस्ट चीज है सीखने के लिए। इसके लिए आपको कोई स्कूल या कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक डिसेंट सा एक कंप्यूटर है, आपके पास अगर एक लैपटॉप एक्सेस है और इंटरनेट है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप लीगली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वो बात मैं कह दूं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जिसके आपको डेमो वर्जन्स मिलेंगे या लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ फ्री वर्जन्स मिलेंगे। और
एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है इस दुनिया में जहां आप फ्री में पढ़ सकते हैं, उसका नाम है यूट्यूब यूनिवर्सिटी। तो जब आप youtube.com में जाते हैं तो आपको हजारों ट्यूटोरियल्स मिलेंगे सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है करते हैं वो सीखने के लिए। हजारों वेबसाइट्स हैं, अगर आपको रिटन फॉर्म में इफ यू फील दैट इज बेटर रिटन फॉर्म में भी आप सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से कोई एडिटर नहीं बन जाता, आप सिर्फ एक ऑपरेटर बन सकते हैं। तो वो पहली बात है, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेशन है। सेकंड इज पार्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक नेचर होना चाहिए आपका। अगर आप में वो ऑर्गेनाइज्ड नेचर नहीं है, मतलब आप देख लीजिए, अगर जब आप घर जाते हैं शाम को, जब आप काम से लौटते हैं या स्कूल से लौटते हैं और आप घर जाते हैं और आप देखते हैं कि अरे सब कपड़े इधर उधर है, सब किताबें इधर है, और मतलब आपको ठीक नहीं लगता और आप इमीडिएटली उसको सब ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं ना, तो आपको पता है ठीक है, फिर आप एडिटर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको उस तरह का केओस में रहना पसंद है तो शायद एडिटिंग आपके लिए नहीं है। एडिटिंग का काम ही है कि जब आपको फुटेज आता है प्रोडक्शन से तो सब कुछ केओटिक रहता है और उसको लेके आप ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हो, आप कहानी बनाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज में सिखाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप ये भी इंटरनेट में पढ़ के, किताब पढ़ के आप सीख नहीं सकते, लेकिन इसको बहुत सारे कोर्सेज में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाया जाता है। और जब आपको एक एंट्री लेवल पोजीशन चाहिए होता है एडिटिंग में एज एन असिस्टेंट एडिटर, आपका काम यही होगा कि जो फुटेज एकदम केओटिक नेचर से आता है उसे ऑर्गेनाइज करना, ताकि एडिटर आके अपनी क्रिएटिव काम कर सके। तो ये पहला दो पार्ट है एडिटिंग का। तीसरा है टेक्निक, और ये टेक्निक जो है वो आप कहीं भी ये आपको कोर्सेज में भी सिखाया जा सकता है। एक कुछ बेसिक टेक्निक्स होते हैं एडिटिंग के, कि 180 डिग्री लाइन बोलते हैं, कि पैरेलल नैरेटिव क्या होता है, जंप कट क्या होता है, वगैरह वगैरह। जब आप एक सीन में एंटर करते हैं तो उसका जियोग्राफी आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। पहले वाइड शॉट से आप एंटर करेंगे जब आप पहली बार एक लोकेशन देख रहे हैं, फिर आप क्लोजर शॉट्स में कट करते हैं। तो ये सब एक जो बेसिक रूल्स है, अगेन आप ये पढ़ भी सकते हैं और आप ये कोर्स में सीख भी सकते हैं। और फिर फाइनल स्टेज जो है ये है द आर्ट ऑफ एडिटिंग, जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आप ही को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नहीं सिखा सकता तो आप कैसे सीखेंगे? एडिटिंग इज कॉल्ड द इनविजिबल आर्ट। एक एडिटर, आपने पूछा एडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये जो पहले तीन चीजें मैंने आपको समझाई हैं, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निक, ये सब इस्तेमाल करके एडिटर का फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऑडियंसेस का अटेंशन जो है, उनका नजर जो है, उनका हियरिंग जो है, हमेशा कहानी और कैरेक्टर्स पे रहे। आप जो भी बनाए, चाहे आप एड फिल्म बनाए या टीवी शो बनाए या फीचर फिल्म बनाए, एडिटर का काम है कि सबका, व्यूअर का अटेंशन हमेशा कैरेक्टर्स और कहानी पे फोकस्ड रहे, ताकि लोग स्क्रीन छोड़ के कहीं और ना देखें। तो ये है एडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो आर्ट जो है, जैसे मैंने कहा, आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। एडिटिंग कहते हैं इट्स अबाउट सेंसिबिलिटी, इट्स अबाउट इंस्टिंक्ट। और वो इंस्टिंक्ट कुछ लोग उसके साथ पैदा होते हैं और फिर कुछ लोग उसको सालों साल उसको कल्टीवेट करते हैं। और वो कैसे कल्टीवेट करते हैं? बहुत सारे फिल्में देखिए, और ऐसे फिल्में देखिए कि अब देखिए, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत पसंद है। तो जब आप फिल्म देख रहे हो, आप देखते हैं ओ ये शॉट बहुत अच्छा था, ये एंगल बहुत अच्छा था, ये साउंड डिजाइन बहुत अच्छा था। लेकिन जब आप ऐसी फिल्म देखते हैं जहां पे आपको ये सब कुछ भी नजर नहीं आता, आपको सिर्फ कैरेक्टर्स याद रहता है, आपको सिर्फ कहानी याद रहता है, आपको सिर्फ एक फीलिंग याद रहता है,
वो फिल्म बार बार देखिए, क्योंकि वही फिल्म्स है जहां पे एडिटर ने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर किया सर आपने। एक्चुअली यूट्यूब अभी एक माध्यम बन गया है सब चीज का, जो नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करती है, तो वहां से सब मिलता ही है। थैंक यू सर। विजय सर, ये क्वेश्चन भी अभी मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, वो भी आपके लिए ही है कि एक एडिटर्स डायरेक्टर के साथ कैसे तालमेल करता है, उनकी क्या बातचीत होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, एडिटर का जॉब है कहानी को ऑर्गेनाइज करना और कहानी को विजुअल तरीके से प्रेजेंट करना। तो पहला तो एडिटर्स क्या करते हैं कि जब फुटेज आता है तो जैसे मैंने कहा बहुत ही डिसऑर्गेनाइज तरीके से आता है, तो उसको ऑर्गेनाइज करके वो वापस स्क्रिप्ट निकालते हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से जो फुटेज शूट किया गया है उसे एडिट करते हैं और मतलब वो कहानी को एक फ्लो दे देते हैं। ठीक है, तो पहले जब एडिटर अपना एडिट कर रहे हैं तभी वो कुछ हटाते नहीं है। लोगों को लगता है कि एडिटिंग का मतलब है कि जो नहीं चाहिए उसे पहले हटा दो। नहीं, पहले एडिटर्स क्या करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग एडिटिंग के लिए एक स्लैंग टर्म यूज करते हैं, कटिंग, बट एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडिटिंग इज नॉट कटिंग, इट इज पुटिंग टुगेदर। तो एडिटर्स ये कहानी को बेसिकली उसको रियलाइज करते हैं। फिर जब कहानी का फ्लो एकदम करेक्ट होता है तो फिर एडिटर्स और डायरेक्टर्स साथ में बैठते हैं और फिर रिकट करते हैं पिक्चर को। और इस बार ये पास में डायरेक्टर ये देखते हैं कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस टेक्स, एक्टर्स के बेस्ट परफॉर्मेंस टेक्स, बेस्ट लाइंस वगैरह यूज किए गए हैं कि नहीं, और स्टोरी फ्लो देखते हैं। स्टोरी मतलब लोगों को क्लियरली स्टोरी समझ में आएगी कि नहीं। एक बार जब वो हो जाता है तो फिर एडिटर और डायरेक्टर बैठ के फिर से रिकट करते हैं और इस बार जब रिकट करते हैं तो ये सब देखते हैं कि कौन से स्टोरी पॉइंट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, कहाँ स्टोरी लैग हो रहा है, क्या ऐसे कोई सीन्स है, ऐसे कोई लाइंस है जिनकी जरूरत नहीं है, और तभी वो सारा मटेरियल वो लोग एडिट से निकालते हैं। फिर डायरेक्टर और एडिटर फिर से रिकट करते हैं फिल्म को, और इस बार जब रिकट करते हैं तो फिर यहाँ पे वो आर्ट ऑफ एडिटिंग जो है वो आ जाता है, जहाँ पे देखते हैं कि चलो सस्पेंस कैसे बिल्ड करें, अगर सस्पेंस चाहिए तो, अगर कोई इमोशन है जिसे निचोड़ना है तो उसको कैसे निचोड़ते हैं। तो एडिटिंग की जो आर्ट है वो कहानी बोलने के लिए, वो कहानी सुनाने के लिए और एक इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाने के लिए वो फाइनल पास होता है और फिर बनता है आपका एडिट। ओके, थैंक्स सर। एडिटिंग इज रीराइटिंग। तो जो राइटिंग आप स्क्रिप्ट लेवल पे करते हैं, एडिटिंग वही है, लेकिन इस बार आप विजुअल से कर रहे हैं। ओके, स्टीफन सर, आपको क्या लगता है कैसे तालमेल, मतलब आपकी क्या राय है इसमें कि तालमेल कैसे करते हैं वो लोग? और आपने मतलब आई थिंक जो विजय जी ने कहा इज एब्सोल्युटली क्लियर कि किस तरीके से फिल्म बनती है और कहाँ से शुरू होता है, जर्नी कहाँ से शुरू होती है और खत्म कहाँ पे होती है, और वो चलती जाती है जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती। डायरेक्टर और एडिटर काम करते रहते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विजय, जब तक फिल्म इज नॉट ऑन मतलब रिलीज, तब तक कुछ ना कुछ काम चलते रहता है कि डायरेक्टर देखता है नहीं मुझे इसमें कुछ एक रिएक्शन अच्छा नहीं लगा, तो एडिटर फिर उसको और कोई टेक निकाल के देगा, तो ये चलता रहता है। और ये कुछ मतलब फिल्में ऐसे भी है जो रिलीज होने के बाद भी एडिट होती है। तो मतलब और मतलब मैं फीचर फिल्म के साथ इतने सालों से हूँ तो मैंने देखा है, क्योंकि और हम लोग वीएफएक्स करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स में इतनी बार एडिट चेंज होके आता है, और जब भी एडिट चेंज होता है तो कोई ना कोई शॉट नया आ जाता है और फिर उसमें थोड़ा और काम बढ़ जाता है। तो और फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आती जाती है तो हमको और स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि कोई ना कोई नया गाना शूट हो जाता है या कुछ और रह जाता है। तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है।
और जिस इंडस्ट्री के साथ हम मतलब बहुत सारा काम किया, तो वहाँ पे मतलब इतना चेंजेस होते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि करना है, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी बनाई है और स्टोरी टेलिंग जो होती है उसमें इतना मतलब हर पहलू को देखा जाता है। और जब तक वो नैरेटिव से खुश नहीं हो या डायरेक्टर खुश नहीं हो, तब तक एडिटर कोई ना कोई सजेशन देगा और डायरेक्टर भी मतलब कुछ ना कुछ मांगता जाएगा कि मुझे ये इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें हमने एक और शॉट लिया था, तुमने वो एक बार डाल के देखी। तो ये सिलसिला जब तक पिक्चर रिलीज नहीं होती है तब तक चलता है। तो सर आप जैसे बता रहे हैं, दिस इज अ प्रोसेस बिटवीन दो क्रिएटिव माइंड। एडिटर का भी क्रिएटिव माइंड रहता है, डायरेक्टर का भी क्रिएटिव माइंड रहता है। तो ऐसे में कैसे तालमेल बिठाया जाता है, जबकि एज एन एडिटर लगता है कि नहीं नहीं ये ही चीज सही है, लेकिन डायरेक्टर के माइंड में रहता है नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो बेटर है। तो ऐसे में कैसे एडजस्टमेंट हो पाता है? ये ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तजुर्बा। इसमें मतलब तजुर्बे को आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते। कोई भी एडिटर ओवरनाइट एडिटोरियल सक्सेस पे नहीं आता है। उसने बहुत सारे एडिट्स किए होंगे, डायरेक्टर के साथ मतलब काफी एज एन असिस्टेंट काम किया होगा या कुछ ना कुछ किया होगा, और उसने भी मतलब इंडस्ट्री में काफी समय निकाला होगा, तभी डायरेक्टर उसके ऊपर भी भरोसा करेगा। और उस भरोसे को जताने के लिए उसे भी उतनी मेहनत करनी होगी। जैसे शुरुआती में कहा विजय जी ने कि फिल्म एडिटिंग को कटिंग नहीं होता है, फिल्म जॉइनिंग होता है। एक्चुअली स्टोरी को पूरा मतलब कंबाइन करने के लिए समय लगता है। तो एडिटर्स नॉर्मली राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट स्टेज साथ में ही रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि भाई क्या शूट होके आने वाला भी है, या कभी कभी शूट होके जैसे कहा कि बहुत सारा आ जाता है और फिर उसको समेटना होता है कि एक एक शॉट को किस तरीके से वो स्क्रिप्ट के साथ जोड़ के पूरा अपना नैरेटिव बना के स्टोरी टेलिंग मोड में आ जाए। जिससे क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग, इट्स स्टोरी टेलिंग बाय विजुअल्स, नॉट बाय योर स्क्रिप्ट। एंड और किस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं थ्रू विजुअल्स, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और डायरेक्टर को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आप डायरेक्टर की जो विजुअलाइजेशन है उसको आप अभी कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी टेलिंग में। तो अनलेस एंड अंटिल देयर इज नो हैंड इन हैंड वर्क, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्टर को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको समझे बगैर आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि स्टोरी है डायरेक्टर की, क्यों इसीलिए तो फिल्म वो बना रहे हैं और उन्होंने ही लिखी है स्टोरी, या मतलब डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो it's his vision that needs to actually come out and how he wants to tell his story. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर विजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी देखिए नेटफ्लिक्स में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है लीडरशिप का, जिसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कैप्टन। एक इन्फॉर्म्ड कैप्टन वो होता है जो एक प्रोजेक्ट को एक डायरेक्शन देते हैं और अपने टीम मेंबर्स से सारे टीम मेंबर्स से राय लेते हैं और फिर वो सब राय प्रोसेस करके एक डिसीजन लेते हैं। तो एक डायरेक्टर भी ऐसे ही एक लीडर है। कोई भी डायरेक्टर हो, उनको हम एक इन्फॉर्म्ड कैप्टन मानते हैं। वो एक फिल्म या एक शो जो भी है उसका विजन सेट करते हैं, और बाकी सब लोग जो काम कर रहे हैं उनका काम है कि वो विजन को सपोर्ट करे और डायरेक्टर को हेल्प करे वो विजन रियलाइज करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डायरेक्टर बोले वही आप करें। तो आपका जब स्टीवन जी ने तजुर्बे का बात किया था, तो एक डायरेक्टर आपको अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हैं आपके तजुर्बे की वजह से, आपके सेंसिबिलिटी की वजह से। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे डिसएग्री करें, कि वो आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो डायरेक्टर का ही होता है। Okay. तो अभी स्टीफन सर, मैं आपको अगला क्वेश्चन करना चाहूंगी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? You're on mute. आज की तारीख में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, और थोड़ी देर पहले विजय जी ने बताया कि इतने सारे फ्रीवेयर्स अवेलेबल हैं, डेमोज अवेलेबल हैं और लीगल डाउनलोड्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रंजिश नहीं है।
आपको मतलब सिर्फ समझना है कि बेसिक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग कैसे करना है, और उस सॉफ्टवेयर को लेके आपको अपनी स्टोरी को किस तरीके से बना के प्रेजेंट करना है। तो देयर इज सो मच अवेलेबल। मैं कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बट आप इंटरनेट पे जाइए, इतने सारे आपके मोबाइल पे आजकल एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं है। ओके, मतलब मोबाइल पे आजकल बहुत सारी चीजें तो ऐसी ही मिलती है, यूट्यूब तो एग्जैक्टली, ज्यादा फेमस है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सर। विजय सर, सर आप कोई अभी सॉरी सुजाता, विजय सर आप कुछ नाम सजेस्ट कर पाएंगे बच्चों के लिए? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यू नो, लाइक अभी अगर आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है, एविड है, प्रीमियर है, इनके आपको ट्रायल वर्जन्स मिल सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है कॉल्ड डाविंची रिजॉल्व, जो जिसका एक लिमिटेड वर्जन आपको मिलेगा फ्री में, जो आप डाउनलोड करके उसमें सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बस आपको बेसिकली एडिटिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक फाउंडेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो सॉफ्टवेयर कुछ बड़ी बात नहीं है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करने से आपका एडिट अच्छा नहीं हो जाता। आप वो आपका सेंसिबिलिटी जो है, आपका स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है, वो डिफाइन करता है आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। सो या, और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि आपको अपना टूल चुनना पड़ेगा। ऐसे ये बात नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर यूज करना है या ये वाला यूज करना है। आपको प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट्स है और अपना कंफर्ट लेवल है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर चुनना पड़ेगा। आप कौन से सॉफ्टवेयर में एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर में तेजी से काम कर सकते हैं, वो हर एक के लिए वो अलग हो सकता है। शिटू जी, you're on mute. हाँ जी, थैंक यू सर। सुजाता, आप पूछना चाहेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप ये सब बच्चों को जानना था, यू नो, अ फ्यू नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर ये काम कर सके। दैट वाज ये एक बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन आया था जब भी हमने बच्चों को कहा था कि प्लीज आप शेयर करिए आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं। सो दैट वाज द रीजन, हमें लगा कि अगर आप थोड़े नाम बताएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और फायदा होगा इसका। एक बहुत ही पॉपुलर जो अभी मतलब फोन पे भी मिलता है और आई थिंक डाउनलोडेबल भी है, फिल्मोरा करके एक है, जी। जिसमें काफी लोग, और इफेक्ट्स भी अच्छे अच्छे आ जाते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो शॉर्टकट अगर बच्चों को लेना है जस्ट फॉर फन से, आई मीन दैट्स क्वाइट पॉपुलर विद स्टूडेंट्स। और जैसा विजय जी ने कहा, देयर इज लॉट ऑफ फ्रीवेयर अवेलेबल, ट्रायल वर्जन्स मिल रहे हैं, प्रीमियर है, एडोब प्रीमियर है, या फाइनल कट प्रो भी है। इसके जो फ्रीवेयर वर्जन है, अगर आप वो एनीवेयर आप यूज करके उस पर आप काम करके कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अगर कर सकते हैं तो इट्स पॉसिबल। थैंक यू सर। तो हम अभी अगले सवाल के पास जाएंगे अपने। हाँ हाँ प्लीज। ओके, तो ये क्वेश्चन ना मैं सर विजय सर से पूछना चाहूंगी कि विजय सर, वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो कैसे बनता है? बहुत सारा काम करके ऐसे ही तो बनाएंगे आप। मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जो आपका पूरा जो काम है वो आप शोकेस करते हैं। तो वो करने के लिए तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप एक अच्छा वीडियो एडिटर है? अभी समझिए, अगर आप एक एक्टर पोर्टफोलियो बनाता है, तो वो हेडशॉट्स इकट्ठा करते हैं, की सीन्स जो प्रोजेक्ट्स में वो एक्ट करते हैं, वैसे वहां से की सीन्स उठा के एक रील जैसा एडिट कर लेते हैं। फिर अगर कोई सिनेमेटोग्राफर होता है, कैमरामैन होता है, तो वो अच्छे अच्छे शॉट्स
शोकेस करते हैं, उसका एक मतलब एक मोन्टाज बना के, एडिट बना के एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन एडिटर तो कहानी सुनाने वाला है, तो एक एडिटर का पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है? एडिटर का पोर्टफोलियो वो पूरा प्रोजेक्ट है कि वो प्रोजेक्ट में कहानी कैसे फ्लो होता है। एक सीन देख के या 2-3 शॉट देख के आप एडिटर का जो क्वालिटी है कोई जज नहीं कर सकता। तो जब एक डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मुझे इस एडिटर के साथ काम करना है, तो वो डायरेक्टर टिपिकली वो एडिटर के पूरे फिल्म्स देखते हैं और शायद 2-3-4 फिल्म देखेंगे अगर कोई नया एडिटर हो। तो कभी किसी काम को मना मत करना, वही मैं बोलूँगा। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले एडिट करने के लिए, आपका दोस्त शायद एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है या जो भी है, कोई म्यूजिक वीडियो बना रहा है, जो भी काम मिले करते रहना। क्योंकि जब मैं छोटा था, मतलब मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो मेरे फादर यही कहा करते थे कि मैथमेटिक्स 1-2 सम करके आप सीख नहीं सकते, आपको बार बार करना पड़ता है। मैथमेटिक्स करने का तो पेशेंस नहीं था मुझ में, लेकिन एडिटिंग करने का पेशेंस जरूर था। और आप जितना ज्यादा एडिटिंग करोगे और जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप यूज करोगे, आप उतने अच्छे एडिटर बनोगे और उसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आई थिंक मैं जस्ट इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि जैसा नीरज ने कहा कि आपको काम बहुत करना है, जो भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको आप अगर जितना मेहनत करके आप उसको जितनी सुंदर तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, यही मतलब एक एक करके जो आप जमा करते जाएंगे उसी से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। और कोई भी मतलब एक दो चीज देख के आपको ये नहीं बोलेगा कि बहुत ही बढ़िया एडिटर है। जब तक आप अपने काम की नुमाइश नहीं कर पाते, जब तक आपने अपने काम को आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है उसको आप ठीक तरीके से नहीं बताते हैं, तो फिर कोई भी कन्विंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए काम भले ही छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, उसमें म्यूजिक वीडियो हो, शॉर्ट फिल्म हो, अपने दोस्त के लिए बना रहे हो, घर का भी कोई वीडियो हो, उसे भी आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बहुत मायने रखता है फॉर एन एडिटर। ओके, थैंक्स सर। स्टीफन सर, मैं अगला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी कि नए ग्रेजुएट स्टूडेंट को मीडिया एकेडमी में मीडिया एडिटिंग में क्या स्कोप है? स्कोप ही स्कोप है। अगर जैसे मैंने शुरुआती में कहा था कि जिसके पास पैशन है, जिसके पास ड्राइव है, जिसे कुछ करने की मतलब लगता है कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, क्योंकि मैंने और पोस्ट प्रोडक्शन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी है, वीडियो भी है, म्यूजिक वीडियोस भी हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज में भी काम कर सकते हैं। तो मतलब इतने सारे अलग अलग पहलू हैं मीडिया के और पोस्ट प्रोडक्शन के कि आप कहीं पे भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी फ्रॉम स्क्रैच। मतलब बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि मैंने एक डिग्री हासिल की है और आज मुझे एक सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन करना है। मैं एक ट्रेनी लेवल पे ज्वाइन करके मैं सीख के आने नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने डिग्री हासिल की तो मुझे इस डिग्री के हिसाब से मुझे ये पोजीशन चाहिए। और वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट से मतलब पिछले 2-3 सालों में बात करता हूँ और हर बच्चा मुझे ये पूछता है कि सर मैं अगर ये डिग्री करता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। और ये सवाल मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आप अगर सिर्फ सैलरी के पीछे भागेंगे तो आप कभी आगे किसी चीज़ में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ से आप मतलब किसी भी करियर को आप चुनते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत करें और धीरे धीरे सीख सीख के आप आगे बढ़ें। मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ लोगों को कि अगर आपको 15 माले की बिल्डिंग पे चढ़ना है तो वहां पे आपके दो उपाय हैं जाने के, एक तो लिफ्ट लेके जाना और एक सीढ़ियों पे चढ़ के जाना। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ के जाएंगे तो आप ऊपर जब पहुंचेंगे आपको पता होगा कि आपने ऊपर पहुंचने में कितनी मेहनत की है और वहां पे आपको किस तरीके से काम करना है। और उस जगह पे पहुंच के आप जब पीछे देखेंगे कि आपने जो सफर आपने तय किया है कि आपने किस तरीके से तय किया और हर पायदान पे जब आप पहुंचे, हर
फ्लोर पे जब आप गए, आपने कुछ ना कुछ सीखा और तजुर्बा इकट्ठा किया, तो जब आप ऊपर हैं और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये एक एनालॉजी है जो मैं हर बच्चे को समझाता हूँ कि आप जब भी लाइफ में कुछ भी करना चाहो, तो शुरुआत करो कहीं न कहीं। भले ही आपको कुछ भी करना पड़े, वहाँ पे मेहनत करनी पड़े, कभी-कभी कोई-कोई स्टूडियोज़ में आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है और मतलब सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है। आप चाहते हैं कि मैं 1-2 कोर्स कर लूँ और उसके बाद एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊँ, वो भी मुमकिन नहीं है, वो भी मुनासिब नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जब तक आप रेगुलर अपना काम नहीं करेंगे, तो आप सीखेंगे कैसे? और अगर आप रोज़-रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे अभी एक मैथ्स के सम्स करने का उदाहरण भी दिया विजय जी ने, कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप रोज़-रोज़ उसमें इवन 4-5 सम्स भी करें, तो आप उसको भी आप कॉन्कर कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके करियर में यहाँ पे हर चीज़ में आप कोई भी करियर चुनिए, हर चीज़ में मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? मीडिया में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मेहनत करने वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता है। जी, थैंक यू स्टीफन सर। मेरे ख्याल से सुजाता का इंटरनेट इशू है तो वो लॉग आउट हो गई है। तो मैं स्टूडेंट्स की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आप दोनों प्लीज शेयर करेंगे कि आपके करियर में आपको कौन सी चैलेंज आपने फेस किया और मतलब कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा और आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? जी विजय जी। Sure. I think मैं तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा। 6-7 प्रोजेक्ट एक साथ थे और ये बहुत पहले की बात नहीं है, सिर्फ 1 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट, जब कोविड-19 क्राइसिस स्टार्ट हुआ था और हम लॉकडाउन पे गए थे। तो हमारे कुछ फ़िल्म्स थे, कुछ शोज़ थे, तो एटलीस्ट 7-8 प्रोजेक्ट तो थे जो पोस्ट प्रोडक्शन में अटक गए थे। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे काम चालू रखें वो टाइम पे। अ, एक तो शटडाउन होने के लॉकडाउन के पहले अबाउट एक लॉकडाउन के 1 हफ्ते पहले मेरे टीम ने डिसीजन लिया था कि हम हमारे एडिटर्स की सेफ्टी ही प्रायोरिटाइज करेंगे और हमने सब एडिटर्स को बोल दिया कि अभी आप एडिट स्टूडियोज में मत आइए, सब लोग घर बैठिए। जब तक हमको कुछ एक सॉल्यूशन नहीं मिलता या ये सिचुएशन कैसे बदलने वाला है, अगर इम्प्रूव होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो वो जब तक उसका क्लैरिटी नहीं मिलता, सब लोग कोई भी स्टूडियो पे मत आइए, काम रोक दीजिए। तो काम तो रोक दिया पहले, फिर नेक्स्ट डे हम सब घर पे बैठे वीसी पे, ज़ूम पे, गूगल हैंगआउट पे बात कर रहे हैं और बोले लेकिन काम तो नहीं रुक सकता। तो अभी सेफ्टी सब लोग सेफ है, तो कैसे काम कंटिन्यू करें? तो फिर हमको बहुत सारा क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूँढना पड़ा कि एक तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर ढूँढ के सिस्टम्स एंड लैपटॉप्स एंड ड्राइव्स और ये सारे चीज़ें असिस्टेंट एडिटर्स और एडिटर्स के घर भेजना पड़ा। फिर बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट चैलेंज था कोलैबोरेशन। जैसे मैंने कहा, एक एडिटर और डायरेक्टर के बीच का जो कोलैबोरेशन है, वो एडिटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एडिटर और डायरेक्टर तो 16-16 घंटे एडिट स्टूडियो में साथ बैठ के काम करते हैं। तो अभी ये तो अपने-अपने घर पे है, तो इनको कैसे ये कैसे काम करेंगे एक साथ? तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स डिप्लॉय किए, जहाँ पे डायरेक्टर थ्रू वीसी अपने एडिटर का स्क्रीन लाइव देख सकते हैं और दोनों वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो तभी तो हमने एक वर्चुअल कटिंग रूम बनाया एक-एक प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद डबिंग था जो करना पड़ा, वैसे हम लोग लाइव साउंड शूट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ डायलॉग्स होते हैं या वॉइस ओवर होते हैं जो डब करना पड़ता है। डबिंग स्टूडियोज बंद हो गए जब लॉकडाउन हुआ। तो फिर हम बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्शंस थे जहाँ और जिनको घर से डब करना पड़ा। तो अभी डब घर से कैसे डब करेंगे?
क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इक्विपमेंट भेजे तो एक्टर्स जो है उनको यूज करना नहीं आएगा और कोई और तो नहीं जा सकता, तो फिर हमने सबको आईपैड्स भेजे, छोटे से प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स भेजे जो आसानी से कनेक्ट कर सके, और फिर रिमोट एक्सेस के जरिए वीसी के थ्रू घर पे बैठ के डबिंग भी किया। तो ऐसे बहुत सारे शोज है जैसे कि, और फिल्म्स है जैसे कि सीरियस मैन, भाग बिनी भाग, मसाबा मसाबा, बहुत सारे शोज जो वो टाइम पे आए थे, मिस मैच, ये सारे शोज जो है इनका पोस्ट प्रोडक्शन, कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस में ही कंप्लीट किया गया था। जी विजय जी, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी घर पे बैठे ही बिकॉज ऑफ कोविड काफी सारा काम घर बैठे ही हो रहा है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इन द फ्यूचर क्या दिस विल बिकम अ नॉर्मल नॉर्म कि अभी घर से ही एडिट स्टार्ट कर सकते हैं कि या ये चैलेंज बन गया है? एक बात का एहसास तो हो गया हमें कि घर से काम हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है, एक बात समझना पड़ता है कि हम सब मुंबई में रहते हैं, और जो लोग मुंबई में रहते हैं बाकी देशों की तरह, हाँ, बड़े बड़े घर नहीं होते, यहाँ पे सबके घर छोटे होते हैं, और घर पे सिर्फ एक या दो लोग नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते, पूरा फैमिली रहता है, बच्चे रहते हैं। तो एक ऐसा पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वाइट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो सबको घर पे नहीं मिलेगा। और जो आपको क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग होता है, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट होता है, वो स्टूडियोज में बेटर होता है। तो वैसे अभी क्योंकि सेफ्टी के कंसर्न्स अभी भी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका प्रेफरेंस है घर से काम करना, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो घर से काम नहीं कर पाते। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये सेफ्टी सिचुएशन जो है, ये कोविड सिचुएशन जो है, ये इसका कोई सोल्यूशन निकले ताकि हम सब वापस स्टूडियोज लौट सके, क्योंकि जो कोलैबोरेशन होता है, दो लोग आपस में बैठ के बात करके, लड़ाई झगड़ा जो एडिट रूम में डायरेक्टर और एडिटर के बीच में होता है, वो उसका मजा वीसी में नहीं आता। तो स्टीफन सर, आप हमें प्लीज बताइए कि कैसे पता चलता है, कब और कैसे पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो एकदम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है? क्या एडिटिंग टेबल पे ही पता चल जाता है आपको कि अच्छा ये चीज सुपर हिट होने वाली है, या रिलीज के बाद ही पता चलता है? हर मेकर को अपनी फिल्म पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म सिर्फ हमारे वर्डिक पे नहीं चलती है या फिल्म मेकर के वर्डिक पे नहीं चलती है। वो आप जैसे लोग जब पिक्चर देखते हैं और उसे सराहते हैं, और मतलब जब प्रेज वहां से आता है, एक्चुअल सक्सेस फिल्म का तभी होता है, और हर स्टोरी का सक्सेस वहीं से होता है। मुझे कितना भी मैं उसमें जोर लगाऊं, और मतलब मैं कितनी भी अच्छी स्टोरी लगूं, कभी कभी तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि उसे पब्लिक समझ नहीं पाती है, लेकिन हमने उसमें इतना समय डाला है, इतना पैशनेटली बनाया है। मतलब बहुत बार देखा है कि फिल्मों में इतनी मेहनत की है, मतलब पूरे क्रू ने, राइट फ्रॉम शूट टू पोस्ट टिल रिलीज, लेकिन रिलीज पे जब पिक्चर आई तो पब्लिक ने उसे मना कर दिया, मतलब पब्लिक को ही मजा नहीं आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है कि अगर फिल्म आपकी अ, मतलब व्यूअर्स को पसंद नहीं आई, तो फिर वो सक्सेस किस बात का है? आप समझे ना? तो हर फिल्म का या हर स्टोरी का या किसी भी चीज का सक्सेस होता है उसका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है, और किस तरीके से उसको अप्रिसिएशन मिलता है फ्रॉम द व्यूअर्स, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट जज, एंड दे आर द बिगेस्ट, आई वुड से, people who write our success when it comes to especially when filmmakers make movies, because we're making movies for the audience, and if the audience itself अगर उन्हीं को पसंद नहीं आए, फिर उसमें मैं कितना भी उसमें सोचूं, it doesn't justify. यस सुजाता, यू आर बैक। तो हाँ, अगला सवाल आप करिए। स्टीफन सर, ऐसे कौन सी मूवीज है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग की गई है? ऐसी कोई स्पेसिफिक में, मतलब हर पिक्चर में हर तरीके का एडिट होता है, मतलब
it's a very subjective thing. मतलब I don't know, Vijay, do you think you have an answer for that? I mean, it's quite एडिटिंग तो हर फिल्म में होती है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्यादा से ज्यादा हुई है। बट अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन से फिल्म्स पे एडिटिंग अच्छी हुई है और कौन से ऐसे फिल्म्स हैं जो देखकर आप सीख सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे फिल्म्स हैं। बट बेसिकली अगर आपको एक फिल्म पसंद आई, जैसे मैं ये कहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है, एडिटिंग भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है और फिल्म्स एक क्रिएटिव मीडियम है। क्रिएटिविटी जो है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही अच्छी फिल्म है और यही बुरी फिल्म है। आप ये कह सकते हैं कि ये फिल्म मुझे अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप कभी नहीं कह सकते कि ये अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म है। जो आपको अच्छी लगेगी शायद मुझे नहीं लगेगी, जो मुझे अच्छी लगेगी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो वो फिल्म्स देखिए जो आपको अच्छे लगे और वो फिल्म्स को स्टडी कीजिए, क्योंकि एडिटर ने कुछ ना कुछ तो वहां पे मतलब दमदार काम तो किया हुआ है। अगर जैसे मैंने पहले कहा था, आप कैसे वो एक आर्ट ऑफ एडिटिंग जो है आप कैसे कल्टीवेट करते हैं, तो वो फिल्म्स देखिए जो आपको, जिसमें आपको और कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ कैरेक्टर्स नजर आए, सिर्फ कहानी याद है, और वो फिल्म्स देखिए। और वही फिल्म्स है जो जिनमें एडिटिंग अच्छी तरीके से हुई है। और आपकी जो लिस्ट है अच्छी एडिटिंग वाली फिल्म्स मेरे लिस्ट से काफी डिफरेंट हो सकती है, और उसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो आपके हिसाब से एक दो नाम बता दीजिए, मतलब हमारे स्टूडेंट भी देख पाएंगे तो उनको भी पता चलेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी एडिटिंग की गई है, तो देखते वक्त लगेगा ना कौन से इसमें एडिटिंग की है। मैं देता हूँ उसका जवाब। आई थिंक नेटफ्लिक्स देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी फिल्में मिलेंगी। वो देखिए बहुत सारे फिल्म्स ऑफ कोर्स है, बट मैं दो फिल्में मैं मेंशन कर सकता हूँ जो जिससे मैं सीखा हूँ। तीन फिल्में एक्चुअली। पहली फिल्म है एक बहुत ही पुरानी जापानीज फिल्म है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, जिसका नाम है सेवन सामुराई। वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। वो देखिए, और उसमें आपको वो फिल्म देखकर आप पेसिंग सीख सकते हैं। वो फिल्म जो है ऑलमोस्ट 3 hours 45 minutes की फिल्म है, लेकिन जब आप वो फिल्म देखोगे तो उसकी पेसिंग ऐसी है कि आपको लगेगी कि ये मतलब 1.5 घंटे की फिल्म थी। वो पेस पे वो, और ये 1950s में बनाई गई फिल्म है विद लेजेंडरी डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा। एक और फिल्म वही लाइन पे मैं बोलूंगा, अपनी फिल्म है, हमारी इंडिया की शान है वो। फिल्म का नाम है शोले। अगर आपको देखना है कि अगर इंडियन फिल्म्स में बेस्ट एडिटेड फिल्म अगर आप मुझे पूछे, मैं कहूँगा 100% वो है शोले। और फिर एक तीसरी फिल्म है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑल टाइम क्लासिक है, जिसे यूज करके मुझे भी मेरे फिल्म स्कूल में सिखाया गया था, और वो है जॉज। ये भी 1970s की फिल्म है अबाउट a shark that is attacking people on a beach. All-time classic film of Steven Spielberg. So these three films I will recommend to study editing. ओके, ग्रेट ग्रेट सर। स्टीफन सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा ना कि अगर आपको मतलब देखना है और अच्छा कंटेंट देखना है तो नेटफ्लिक्स पे जाइए, बहुत सारा कंटेंट है, आप हर तरीके की फिल्म वहाँ पे देख सकते हैं और उसी में से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से आजकल सीरीज भी काफ़ी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इतना आसान कर दिया है आज आप लोगों के लिए, जिससे कि आप हर तरह का कंटेंट देख सकते हैं और ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको पसंद आता है। और जिस बात पे जोर दिया था विजय जी ने भी कि डोंट वॉच समथिंग दैट यू डोंट लाइक। किसी ने कहा कि यार ये मुझे पसंद है तो तुम देखो, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है आप वो देखिए, क्योंकि उसमें आपको मज़ा भी आएगा, सीखने में मज़ा आएगा और उसमें आपको स्टडी करने में मज़ा आएगा कि ये बनी कैसे।
ये बहुत जरूरी है। थैंक्स स्टीफन सर और थैंक्स विजय सर, आपने हम लोग को एक्सप्लेन किया। तो स्टीफन सर, मैं कहना चाहूँगी कि आपके ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके बहुत दिल के करीब है, जो आप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहोगे? मैंने मतलब मेरा जो सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था वो था क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 में। वो हमने इतने प्रेशर में किया, और मतलब ये जब मैं प्राइम फोकस में था, और प्राइम फोकस का स्टीरियो डिवीजन जब हमने शुरू किया था उसी फिल्म से शुरू किया था, और उसे करने के लिए जिस तरीके से हमने लोगों को हायर किया, ट्रेन किया, और साथ में फिल्म को डिलीवर भी किया, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब हमने उसका आउटपुट भी देखा तो इतना मतलब फॉर द टाइम दैट इट टुक, जितना समय लगा उसे बनाने के लिए, और मतलब जो 8-10 वीक्स का जो समय था उसमें हमने इतना सारा काम किया, और वो हमेशा मुझे याद रहता है कि हमने कितनी मेहनत की उस पिक्चर को करने में। और मेरा काम काफ़ी था कि मैं एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो, क्योंकि हमें डेटा भी लेके जाना पड़ता था, और तब हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं थी, तो उसमें मतलब जितना एफर्ट हमने डाला और उस फिल्म को जब देखा, तो वो एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा रहा है। ये मेरा एक मतलब हॉलीवुड के साथ जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। और एक और था मेरा बॉलीवुड का, जब मैंने मेरी पहली फिल्म विजुअल इफेक्ट्स फिल्म की थी चमकू, और जिसमें आई वर्क एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब वो भी मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था और पहली बार मैंने कभी मतलब विजुअल इफेक्ट्स प्रोजेक्ट हैंडल किए थे। तो ये एक दो फिल्में हैं, मतलब आई एम श्योर लोगों के अलग अलग फिल्में होंगी जिसका रीजन होता है। मेरा रीजन अलग है इन फिल्मों के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मतलब ना गेम चेंजिंग फिल्म थी, जहाँ पे मेरा करियर चेंज हो गया इनकी वजह से। विजय सर, आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत दिल के करीब है? मेरे दिल के करीब है वही फिल्म्स जो सबसे खराब फिल्म्स निकले, जो नहीं चली। तो वो जो फिल्म्स में जिनमें मैं काम किया था, जो चली ही नहीं। कुछ फिल्म्स ऐसे भी है जो कभी रिलीज नहीं हुई, और कुछ ऐसे भी फिल्म्स हैं जो बहुत ही खराब निकली। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा लर्निंग जो था, मैंने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो किए, और वो मिस्टेक्स से जो मैंने सीखा, उन्हीं फिल्मों से सीखा। तो कोई एक फिल्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कोई फिल्म खराब है, कोई प्रोड्यूसर सुन लेगा तो बुरा मान जाएंगे वो लोग, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे दिल के सबसे करीब फिल्म है। ओके सर, मेरा एक सवाल है कि बाहुबली जैसी मूवी बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा? आई थिंक सर सुजाता पूछना चाह रही है कि जिस फिल्म में वीएफएक्स का यूज होता है, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट जाता है फ्रॉम पोस्ट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली विजुअल इफेक्ट्स एक मतलब अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके लिए एक अलग ही आपको सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है। राइट फ्रॉम मतलब basic to get started, with even the simplest form of a transition, it takes a little effort, और उसे किस तरीके से आप सुंदर तरीके से बनाते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिट होना, दैट्स बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक है। वीडियो एडिट्स में भी होता है, ट्रांजिशन यूज होते हैं। और उसके बाद तो मतलब विजुअल इफेक्ट्स इतना बड़ा है, क्योंकि यू कैन जस्ट कैरी ऑन विद सो मेनी थिंग्स। पीपल जंप ऑफ बिल्डिंग से कूद कूद के जा रहे हैं, आग से निकल के आ रहे हैं, सो दीज थिंग्स एंड दीज आर ऑल क्रिएटेड इन अ स्टूडियो। तो जो आप सेट पे नहीं कर सकते हैं, जो फिजिकली आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, उसे आप विजुअल इफेक्ट्स के जरिए आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द विजुअल इफेक्ट्स वर्ल्ड। और ये आप मतलब हर बड़ी पिक्चर में देखेंगे, जहाँ पे मार्वल है या इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एवेंजर्स वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आप देखें ना किस तरीके से इतने सारे वर्चुअल वर्ल्ड भी बनते हैं। और आज इसी विजुअल इफेक्ट्स के जरिए आप वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी आप
यूज करके फिल्में बना पाते हैं. So there is so much to talk. So I think that will require an entire session. But there is it's huge now. It's getting even more technical, even and which is where I think all the students who are on this forum, I would tell you that you have some really amazing things that you can look up to and look forward to, and you can find careers जहाँ पे आप कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज से भी शुरू करके आप अपना एक कदम ले सकते हैं और फिर उसके बाद अपना करियर बना सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में. और ये मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले मतलब मैंने काफी कुछ अलग अलग इंडस्ट्री से मैं आया हूँ और इसी एक इंडस्ट्री में मुझे बहुत आई वुड से खुशी मिली है. आई हैव एंजॉयड द मोस्ट जो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ. उसके पहले मैंने इतनी इंडस्ट्रीज चेंज की. तो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आई हैव रियली एंजॉयड माई सेल्फ. भले ही मेहनत करनी पड़ी, दिन रात लगाना पड़ा, और there has been a lot of sacrifices, lot of time. It is not easy, it takes time, और हर चीज के लिए समय लगता है. आप गिव अप मत कीजिए. And I think that is what is most important in being a part of the visual effects side of things. It takes a lot of things. कभी-कभी तो एक शॉट को रेंडर करने के लिए 3-4 दिन लग जाते हैं. अभी तो रेंडर फार्म्स हैं तो लेकिन हर स्टूडियो के पास नहीं होता. कोई छोटा स्टूडियो है जो एक शॉट को रेंडर पे लगा के अगले दिन आके देखता है कि यार उसका पूरा रेंडर कैसे हुआ. पूरा रेंडर होने के बाद फिर पता चलता है कि उसमें कुछ फ्रेम्स ड्रॉप हो गए. फिर सर पकड़ के बैठता है कि अब इसको कैसे करें. तो you will see failures every day and you have to overcome those failures, and with ways, finding solutions, finding answers, or with a never give up attitude. And there is no easy way to tell you कि इसको आप करिए और बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. So sir, you've actually answered so many questions और हमारे पास बहुत ज़्यादा questions और भी हैं, but time की कमी की वजह से we are not able to take all of them. But हमारे live session में बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं, तो maybe 2 or 3 questions from the chat box we can take. So सुजाता, क्या मैं पूछ लूँ 1-2 question from the live session? Okay, so Bhairavi is asking कि what 3 tips will you give if somebody wants to be a good editor? Okay, I will give you 2 tips to if you really want to study editing. पहला टिप ये है, एंड एक्चुअली मैंने ये बुक मेरे बुक शेल्फ से निकाला है. ये बुक का नाम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. देख लीजिए. एक बहुत ही फेमस एडिटर, साउंड डिजाइनर है जिनका नाम है वॉल्टर मर्च, जिन्होंने ये बुक लिखी है. अगर एडिटर्स की दुनिया में ऐसा कोई किताब है जो एडिटर्स उसे एक गीता, बाइबल या कुरान मानते हैं, तो वो है ये बुक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. सबसे पहले तो आप ये बुक पढ़िए. ये आपको शायद ऑनलाइन एक ई बुक के फॉर्मेट में भी मिल सकता है. जो मैंने कहा था एडिटिंग का जो फाउंडेशन है, वो ये बुक पढ़ के आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बुक पहले तो एडिटिंग का जो हिस्ट्री है वो भी ट्रेस करता है, और फिर जो टेक्निक्स है एडिटिंग के उसमें काफी सारा डीप डाइव है इसमें. तो फर्स्ट स्टेप ये बुक पढ़िए. सेकंड टिप मैं ये दूंगा, एक्चुअली ये मेरा टिप नहीं है, ये टिप मैं चुरा रहा हूँ ग्रेट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ. और अगर आपने स्टीवन स्पीलबर्ग का कोई भी इंटरव्यू आज तक देखा है तो बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने यही कहा है. याद है मैं कहा था कि एक ऐसे फिल्में देखिए जो आपको बहुत ही पसंद है एडिटिंग सीखने के लिए, और ऐसे फिल्में ढूंढिए जो आपने एटलीस्ट 5-6 बार देखी हुई, जो जहाँ पे आप वो उसके जो कैरेक्टर्स है, जो कहानी है, जो डायलॉग्स है, ऑलरेडी आपके मन में छप गई, तो आपको ऑलमोस्ट बाय हार्ट पता है. तो ऐसी फिल्म मेरे लिए है शोले, जहाँ और बहुत ही लोग इंडिया में बहुत ही लोगों के लिए वो शोले एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हमें सारे कैरेक्टर्स पता है, हमें सारे डायलॉग्स पता है. हम लोग खुद बैठ के पिक्चर की डबिंग भी कर सकते हैं अकेले. लेकिन अगर आपको शोले की एडिटिंग कैसी है वो सीखना है,
तो साउंड ऑफ करके पिक्चर देखिए, सारा साउंड बंद कर दीजिए और सिर्फ विजुअल्स पे ध्यान दीजिए, और आपको तभी रियलाइज होगा और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर और एडिटर ने बैठ के एक एक शॉट को कैसे जोड़ा है कहानी और मीनिंग और इमोशन क्रिएट करने के लिए। और जितने ज्यादा फिल्म्स हैं जो आपको अच्छे लगे, इसी तरीके से देखिए और बार बार देखिए, और वैसे ही आप एडिटिंग स्टडी कर सकते हैं। सर, लावण्य का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पूछ रही है कि क्या कोई ऐसी फिल्म है जिसमें एडिटिंग की नहीं गई है? एक फिल्म है जिसका नाम है रशियन आर्क, या ये अर्ली 2000s में आई थी एक फिल्म, जहां पे पूरी फिल्म को एक ही टेक में लिया गया था इनसाइड अ रशियन म्यूजियम। उसके बाद देयर हैव बीन सम फिल्म्स अभी रिसेंटली जहां पे एक टेक में उसे दिखाया गया जैसे कि पूरा एक टेक है। बर्डमैन एक ऐसी फिल्म है, 1917 जो रिसेंटली आई, वो भी एक ऐसी फिल्म है जो पूरी फिल्म को एक सिंगल टेक जैसा दिखाया गया है, बट एक्चुअली वो एक सिंगल टेक नहीं है। उसको अभी जो विजुअल इफेक्ट्स का सपोर्ट है और विजुअल इफेक्ट्स जैसा प्रोग्रेस हुआ है आज, विजुअल इफेक्ट्स को यूज करके उसको सीमलेसली स्टिच किया गया है, ऐसे दिखाने के लिए कि ये एक टेक जैसा दिखता है, बट एक्चुअली वो एक टेक नहीं है। बट रशियन आर्ट जहां तक मुझे पता है उसमें कुछ एडिटिंग नहीं किया गया था, वो जेन्युइनली एक टेक में शूट किया गया था। और सर, क्या एक क्वेश्चन आया है कि क्या हॉरर मूवीज में ज्यादा एडिटिंग होती है? एडिटिंग ज्यादा या कम नहीं होती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड होता है आप कैसे शूट कर रहे हैं, कितना मटेरियल आ रहा है। तो एडिटिंग अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा या कम ऐसा कभी नहीं हो सकता। Sir, any last thing you want to tell all the students, both of you? आई विल, मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सैलरी, पोजीशन वगैरह वगैरह इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ यही सोचिए कि जो अपॉर्चुनिटी में मुझे मिलता है उससे मैं कितना सीख सकता हूँ या कितना सीख सकती हूँ। ये आपका फोकस उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो लर्निंग है वो कभी बंद, वो कभी खत्म नहीं होता। और बाकी सब सारी चीजें जो है, जैसे कि आप पोजीशन बोल रहे हैं, पैसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये सब अपने आप आ जाएगा। आप बस इतना फोकस रखिए कि आज मैं अच्छा एडिटर हूं, कल मैं इससे भी बेहतर एडिटर कैसे बन सकता हूं। Stephen sir, any last words for the students? I think Vijay has said it all, and he has underlined the fact, कि don't look at position, don't look at money. आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप गेन कर सकते हैं किसी भी जॉब से, और जितना तजुर्बा आप जोड़ के चलेंगे, कुछ सालों बाद आप ही को पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली मतलब पोजीशन भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और इसीलिए देखिए ना आप, मतलब इस इंडस्ट्री में कितने लोगों ने मतलब इतने साल निकाल दिए, और सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब और कुछ भी इजी नहीं है, इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को समय लगता है। इट इज़ एज गुड एज अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस, कि आपको पूरी स्टोरी भी लिखनी है, उसको एडिट करके साथ में जोड़ना है। तो लाइफ का करियर भी ऐसे ही है कि कुछ भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है, हर चीज़ के लिए मेहनत, लगन, चाह होना बहुत ज़रूरी है, और अपना समय तो देना ही है, मतलब विदाउट दैट आप कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर किसी चीज़ को आप समय नहीं देते हैं, दिल से नहीं करते हैं, तो और मतलब मेरा एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ हर
जब भी मैं कॉलेजेस में जाता हूँ वगैरह, कि इफ यू हैव अ स्ट्रांग विल एंड यू हैव अ excellent skill, then nobody can stop your, nobody can stop you. So I think that is the most important thing, to have a very strong will, to be passionately driven यहाँ पे, और थोड़े बहुत स्किल्स होने चाहिए आपको सर्वाइव करने के, बस वही है। और पेशेंस लेवल होना भी बहुत जरूरी है, कि क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं, समय लगता है उन्होंने, आपको लगेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपने शायद कुछ मिस कर दिया होगा। तो एक बार आपको 2 कदम पीछे देख के देखना होगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं नहीं, अगर आपने गलत टर्न ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, you can always correct yourself, because it's just a journey, life is a journey, and you have to keep checking yourself constantly कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आपका एक गोल सेटिंग भी बहुत जरूरी है, गोल रखिए, लेकिन हमेशा अगर सिर्फ गोल की तरफ देखते रहेंगे तो आपको सामने क्या है वो नहीं नजर आएगा, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक some of these things are very basic, very practical. Just follow your heart, that's it. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू स्टीफन सर, आपने आपका इतना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा लगा आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स आपने किए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय जी एंड स्टीफन जी। डेफिनेटली आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत बहुत फायदा मिलेगा बच्चों को। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू, थैंक्स, बाय। बाय।